हेलो बच्चों, तो लाइट का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे और इसके बाद क्रिटिकल एंगल देखेंगे और एक फार्मूला डिराइव करेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, बोर्ड एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, जाके पढ़ लेना। और आज की जो वीडियो बनेगी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका चैनल जिसका नाम है मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? अच्छा, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड सेकेंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी की हेल्प से आज हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और ये मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है और ये मान लेते हैं कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। अच्छा, ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। और यहाँ पे हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, टू, ये इंसिडेंट। अब ये रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, यानी इस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। अच्छा, रे किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर ये हो जाएगी। अच्छा, इस केस में एंगल आई छोटा होता है किससे, एंगल आर से। आर बड़ा होगा और आई छोटा होगा कब, जब रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तब। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल आई को बढ़ा देंगे। जब एंगल आई को बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एंगल आर बढ़ जाएगा। भाई आई को बढ़ाया, आर बढ़ गया। दूसरे केस में थोड़ा सा एंगल आई को हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ये मारा टिंग टिंग, ये आई को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, आई को हम बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा आर भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, टिंग एंगल आई और इस एंगल को क्या कहेंगे, आर। अच्छा, अब एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो एंगल आर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा दें, टैंग, तो ये जो एंगल आर है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है करीब करीब इस पर आ जाएगी, करीब करीब इस पर आ जाएगी। जो ये रे ऐसे निकल रही है 90 डिग्री पे जो रे निकल रही है इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंट। ग्रेजिंग इमर्जेंट, ग्रेजिंग इमर्जेंट। अच्छा, ये जो एंगल आई है इस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। लिख देते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction is 90 degree, that angle is called critical angle। मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा तब इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब सुनो, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अच्छा, ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये नॉर्मल। अब थोड़ा एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो ये जो रे है ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इस एंगल आई को थोड़ी सी और बढ़ा दें, जो रे ऐसे जा रही है इस रे को थोड़ी सी और बढ़ा, मतलब इस एंगल को थोड़ी सी और बढ़ा दें। अब इस एंगल को थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो करीब करीब 99% रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। करीब करीब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 99% रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और इस केस में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा हमने क्या किया, रे को डेंसर से रेयरर में भेजा। इस केस में आर बड़ा होगा आई से, हमने आई को बढ़ाया, आर थोड़ी सी बढ़ गई, हमने आई को और बढ़ा दिया, अब आर 90 डिग्री पे निकल रही है। आर 90 डिग्री पे नहीं निकल, मतलब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे निकल, हमने आई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे निकल रही है। तब इस एंगल आई को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, समझ रहे हो। अब इस एंगल आई को क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी बढ़ा दें तो करीब करीब ये जो रे जो जा रही है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सुनो 1 2 3 when a ray of light goes from denser to rarer medium it bends away from the normal. In this case angle of refraction is greater than angle of incidence, and if you increase the angle of incidence angle of refraction also increases, and at a particular angle of incidence the angle of refraction is 90 degree. That particular angle is called critical angle. If you again increase the angle of incidence from critical angle the total rays approximately 90% 99% rays reflect back in same medium, and this phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन। तेज हो गया, कोई बात नहीं। जब कोई रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और इस केस में आर बड़ा होता है आई से। अब अगर धीरे धीरे आई को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और एक ऐसा केस होगा कि आई के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई के जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर, सुन लो, आई के जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर आर 90 डिग्री होगा, आई के उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब करीब करीब 99% रे, करीब करीब 99% रे, मतलब टोटल रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा अब एक चीज हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला। सो फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। इस पॉइंट पर लगा दो स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ। अच्छा ये डेंसर मीडियम है तो मान लेते हैं कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, और ये रेयरर मीडियम है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि म्यू ए है, एयर का मतलब म्यू आर मान लेते हैं, आर फॉर रेयरर मीडियम, आर फॉर रेयरर मीडियम। लगा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे होता है, जिस मीडियम में रहते हैं उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बने एंगल का साइन का प्रोडक्ट, फिर दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बने एंगल के साइन का प्रोडक्ट आपस में बराबर होती है। मतलब पहले हम इस मीडियम में हैं तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी लिखोगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इस मीडियम में हूं, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू डी, इनटू इस मीडियम में एंगल क्या बन रहा, इस मीडियम में एंगल क्या बन रहा, आई बराबर। फिर इस मीडियम में आओ तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू आर, और इस मीडियम में एंगल क्या बन रहा, अभी आर लिखते हैं, सुन लो आर। अब सुन लो, जब आई बराबर सी होगा, सी का मतलब होगा क्रिटिकल एंगल, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल। जब आई सी होगा तो आर की वैल्यू कितनी डिग्री की होगी, 90 डिग्री की। चिपकाओ इसमें तो कितना हो जाएगा, म्यू डी इंटू साइन सी बराबर म्यू आर इंटू साइन 90, आर की जगह पे 90। अच्छा साइन 90 की वैल्यू याद है, सीख क्या है ना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर नहीं पढ़े हो तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, साइन 90 की वैल्यू 1। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट म्यू डी इंटू साइन सी बराबर म्यू आर इंटू 1। अच्छा म्यू आर में 1 का मल्टीप्लाई करो तो म्यू आर होगा। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपान में म्यू डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। सर किताब में तो 1/μ लिखा है। अब सुनो ओरिजिनल फार्मूला ये, रे डेंसर से रेयरर में जा रही है और किताब में जो रेयरर मीडियम लिखा है वो एयर है। किताब में जो रेयरर मीडियम है वो एयर है और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1। अगर ये रेयरर मीडियम एयर बन जाए, अगर रेयरर मीडियम एयर बन जाए तब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी 1। भाई एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। तब यहाँ पे 1 चिपका दोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन c इज इक्वल्स टू 1/μ। देखो मैं तुमको क्या बताता हूँ, क्या याद करो, क्या याद करोगे क्रिटिकल एंगल के लिए, साइन c इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। हमेशा वैलिड, हमेशा वैलिड। दिख रहा क्या, ये बातें समझ में आ रही? ये आई है डेंसर मीडियम, क्या कि साइन सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। हमेशा न्यूमरेटर में रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी, बटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। एक इंपॉर्टेंट बात, रे हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, रेयरर से डेंसर में नहीं। अगर रे को रेयरर से डेंसर में लेकर के जाओगे, सुन लो, अगर रे को रेयरर से डेंसर में लेकर के जाओगे तो एंगल आर छोटी हो जाएगी, एंगल आर छोटी हो जाएगी, फिर कभी भी आर 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, कभी भी आर 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो रे हमेशा डेंसर से किधर में जाएगा, रेयरर मीडियम में। लिखता है कि राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला कंडीशन बच्चे गलत करते हैं, रे शुड बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रे शुड बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रे को किधर से किधर जाना है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तब जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरी बात सुन लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या बात है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, सुन लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंट हो जाएगी, ग्रेजिंग इमर्जेंट। अगर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर हो निकल रही तब हम उसको ग्रेजिंग इमर्जेंट कहते हैं। ये ग्रेजिंग इमर्जेंट का केस है, ये ग्रेजिंग। और यहीं पे हम क्रिटिकल एंगल का फार्मूला बनाते हैं, डिराइव करते हैं। और क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या बन गया हमारे सामने, साइन सी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। और ये कब वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा, कौन सा, कहाँ गया, अच्छा और लिख देते, हाँ, ये तभी वैलिड होगा जब रे डेंसर से रेयरर में, मतलब डेंसर से एयर में जाए, तब जाके ये वैलिड होगा। और ये हमेशा वैलिड होगा। सेकेंड मीडियम मतलब जब डेंसर से रेयरर में जाए तो कंपैरिजन करना पड़ता है। समझो, कंपैरिजन का मतलब हो सकता है कि ये ग्लास हो और ये वाटर हो तो वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। तब उस समय वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होती है। समझ लो इस बात को, पक्के समझ में आ गई क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, रे शुड बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और दूसरा क्रिटिकल एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहली, रे को डेंसर से रेयरर में जाना है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो ग्रेजिंग इमर्जेंट, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज की कहानी बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।